हेलो एवरीवन। देखिए क्लास 12th की फिजिक्स हमारी चल रही है और उसके अंदर हम यूनिट नंबर 6 आज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हिंदी में बोला गया है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो देखो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, उसके बाद इसका मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर यूनिट धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। तो देखो अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें लिखा हुआ है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक, इसको तीन शब्द में हम तोड़ देते हैं, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। इसको हमने तोड़ा है तीन शब्दों में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रो का मतलब है कोई करंट या ईएमएफ, कोई करंट या ईएमएफ जो इसके अंदर प्रोड्यूस होगा, जिसको बाद में हम बोलेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस का बोलेंगे वो भी समझते हैं। और मैग्नेटिक का मतलब है या तो मैग्नेटिक फील्ड होगा या मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, वो दोनों चेंज होने चाहिए। जैसे जैसे यूनिट बढ़ेगी आगे तो हमें समझ आएगा कि यहाँ चेंज क्यों लिखा है, सेम क्यों नहीं लिखा है। और इंडक्शन का मतलब होता है, इंडक्शन हम यूनिट नंबर 1 में भी सुन चुके हैं एक बार, और उसमें हमने बताया था कि चार्ज को किसी भी बॉडी को अगर हमें चार्ज करना है तो विदाउट कांटेक्ट उसे करना होता है, तो उस मेथड को हमने इंडक्शन बोला था। तो यहाँ पर भी क्या होगा, विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट होगा, विदाउट कॉन्टैक्ट। तो देखो इसमें अगर हम इसकी डेफिनेशंस की तरफ चले तो इसमें क्या होगा कि जो मैग्नेट्स हैं उसके थ्रू तो क्या होगा, बी या फाई में चेंज आएगा, उसके थ्रू क्या होगा, इसमें एक करंट और ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, और ये सब होता है विदाउट कॉन्टैक्ट, विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट। तो इसलिए इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या चीज है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में क्या होता है, द प्रोसेस, अगर इसकी डेफिनेशन हम लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, द प्रोसेस। देखो अगर हम लिखें तो द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग, देखो क्या प्रोड्यूस करना है हमें, करंट और ईएमएफ। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ईएमएफ एंड करंट बाय चेंजिंग, किसको चेंज करना है, मैग्नेटिक फ्लक्स ही लिख लेते हैं क्योंकि ये इसकी वजह से होगा, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट। और जो ये ईएमएफ प्रोड्यूस होगा एंड प्रोड्यूस ईएमएफ इज नॉन एज इंड्यूस्ड, क्योंकि ये विदाउट कॉन्टैक्ट हुआ है इसलिए जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उसे हम इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ। एंड प्रोड्यूस करंट को क्या बोलेंगे, एंड प्रोड्यूस करंट इज नॉन एज induced current, and this process is known as EMI, electromagnetic induction, and this process is known as इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस तरह से हमने पूरा इसका डेफिनेशन बना लिया। क्या क्या होगा, मैग्नेट्स मूव करेगी, उसके थ्रू क्या होगा, बी और फाई, या हम बोले मैग्नेटिक फ्लक्स, वो चेंज होएगा, और उसके थ्रू क्या होगा, इसमें इसके अंदर सर्किट के अंदर क्या होगा या कॉइल के अंदर क्या होगा, करंट या ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और ये सब होगा विदाउट फिजिकल कांटेक्ट। तो इस मेथड को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उसे इंड्यूस्ड ईएमएफ, और जो करंट प्रोड्यूस होगी उसे हम इंड्यूस्ड करंट बोलेंगे। इसी चीज को अगर हिंदी में बोलना है तो देखो हम क्या लिखेंगे, यहां लिखा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो हमें ये पता है विदाउट कांटेक्ट मतलब बिना संपर्क के। अगर हम तोड़ ले इसको, जैसे हिंदी में तोड़ा हमने, तो बी और फाई यहां पर बदलेंगे, परिवर्तित होंगे। और ये जो है, ये तो जानते ही अपन, धारा है ये, और ये विद्युत वाहक बल, इसको ईएमएफ बोलते हैं, वो उत्पन्न हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या होगा, इसको अगर कन्वर्ट करें इंग्लिश में हिंदी में तो देखो क्या होगा, बिना संपर्क के, अगर हम इसकी डेफिनेशन हिंदी में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, बिना संपर्क के विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन करके धारा और ईएमएफ उत्पन्न करने की घटना या प्रक्रिया क्या कहलाती है हमारे पास, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और जो धारा यहाँ उत्पन्न होती है उसे हम बोलेंगे प्रेरित धारा, और जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा उसे हम बोलेंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल। इस तरह से हम इसको कंप्लीट किए।
देखो क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ईएमएफ करंट बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विदाउट फिजिकल कांटेक्ट एंड प्रोड्यूस ईएमएफ इज नोन एज इंड्यूस ईएमएफ एंड प्रोड्यूस करंट इज नोन एज इंड्यूस करंट एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ईएमआई। ठीक है, तो अगर हिंदी में भी लिखना चाहें तो हम लिखेंगे, देखो मैं यहाँ बीच में लिख देता हूँ इसके, बिना संपर्क के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करके, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करके, बिना संपर्क के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करके विद्युत धारा तथा विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने की प्रक्रिया, विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। और इस प्रक्रिया में जो ये विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसे हम बोलेंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल, तथा इस प्रक्रिया में उत्पन्न विद्युत वाहक बल प्रेरित विद्युत वाहक बल कहलाता है। देखो राइटिंग पे नहीं जाना है, समझना है, और मैं बोल रहा हूं उसको नोट कर लेना। प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा उत्पन्न धारा को प्रेरित विद्युत धारा कहा जाता है। तो इस तरह से हमने इसका इंग्लिश और हिंदी में दोनों तरह से हमने इसको समझ लिया है। तो देखो एक बार देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है, आगे चल के हम पूरा समझेंगे ये कैसे होता है, क्यों होता है, बट अभी हमें एक डेफिनेशन टाइप की लिखनी थी तो हमने लिख दी एक बार कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा। जैसे होगा तो ये कि जैसे कि यहाँ पर कोई मैग्नेट रखी है, मैग्नेट के अंदर दो पोल होता है, हम पिछली यूनिट में पढ़े हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और मान लो कि यहाँ पर कोई कॉइल रखी है इस तरह से, और उसको हमने गैल्वेनोमीटर, आगे फेराडे और हेनरी का एक्सपेरिमेंट आएगा तब इसको हम पढ़ेंगे। तो जब इसको मूवमेंट करेंगे हम, चाहे इसके पास लाएं चाहे इसके दूर लें, तो इससे क्या होगा, इसके अंदर मैग्नेटिक बी में चेंज आएगा, बी जो है वो चेंज होगा और बी के कारण फाई चेंज होगा, और फाई के कारण ही क्या हो जाएगा, वहां पर करंट और ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट। तो बता एक बार दोबारा देखेंगे लास्ट बार, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्या मतलब है कि हम मैग्नेट्स को, जो मैग्नेट्स यहाँ पर रखी होगी, देखो आगे चल के समझ आएगा हमको अच्छे तरीके से कि मैग्नेट्स को हम चेंज करेंगे, या तो उसके टुवार्ड्स द कॉइल लाएंगे या अवे फ्रॉम द कॉइल लाएंगे, या तो कॉइल के पास लाएंगे या कॉइल से दूर ले जाएंगे। तो उससे क्या होगा, इसमें बी और फाई में चेंज आएगा और उसकी वजह से करंट और ईएमएफ प्रोड्यूस होगा कॉइल के अंदर, और ये सब होगा विदाउट कॉन्टैक्ट। तो इस प्रोसेस को हमने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और जो ईएमएफ या करंट प्रोड्यूस होगा उसके आगे हम लगा देंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस करंट। इस तरह से हमने बेसिक डेफिनेशंस इंड्यूस ईएमएफ और ये सब कर दिया। एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जो इंड्यूस ईएमएफ और करंट प्रोड्यूस होगा यहाँ पर, वो एक ही केस में प्रोड्यूस होगा कि फाई जो है वो चेंज होना चाहिए। अगर ये सेम हुआ तो ये प्रोड्यूस नहीं होगा, आगे चल के हम एक्सपेरिमेंट में देखेंगे इसको। तो कंडीशन ये है कि ईएमएफ और करंट इंड्यूस कब होगा, जब फाई जो है हमारा वो चेंज रहे और सर्किट हमारा क्लोज रहे। इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर लिए हैं, और इस आगे चल के हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, पूरा कंप्लीट करेंगे। एक बार नोट कर लें इसको। देखिए अब हम चालू करते हैं इस यूनिट को, और यूनिट जो हम चालू कर रहे हैं उसमें पहला टॉपिक आता है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। तो चलिए चालू करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको हिंदी में चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं अपन चुंबकीय फ्लक्स, और इसको डिनोट करते हैं हम फाई से। हालांकि देखो हम यूनिट नंबर 1 में पढ़कर आए हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, लेकिन वहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में पढ़े थे। यहां हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में और उससे रिलेटेड फ्लक्स के बारे में। तो देखो पहले तो हम इसका डायग्राम बनाते हैं अच्छे से। ये मान लो कोई हमारे पास सर्फ एरिया है और इस तरह से इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है ऐसे,
इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा, इसका एरिया वेक्टर होगा हमारे इस तरह से होगा। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा नॉर्मली लेते हैं हम, ये पता है हमको। ये किसकी डायरेक्शन है, बी वेक्टर की, और ये कोई हमारे पास एरिया है, सरफेस है मतलब, और उसका एरिया वेक्टर हमने दिखा दिया है। ये क्या है हमारे पास, बी, और बी और ए के बीच में एंगल कितना दिख रहा है हमको, थीटा। तो हमें ये देखना है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितनी पास हो रही है इसके साथ नॉर्मली। जो जितने नंबर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होगी इससे नॉर्मली, उसको ही बोला जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें, हालांकि यूनिट नंबर 1 में आ चुका है तो सेम ही है, बस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड करना है। तो पहली डेफिनेशन तो हम लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन passing through the area normally is known as। देखो पहली डेफिनेशन जो हमने लिखी है वो हमने लिखी है बाय मीनिंग, अगली डेफिनेशन हम इसके फॉर्मूले से, मैथमेटिकल टर्म से लिखेंगे, इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। हिंदी में बोलेंगे इसको क्या, हिंदी में भी डेफिनेशन लिख लेते हैं एक बार। टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द एरिया नॉर्मली इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। तो पहली डेफिनेशन इंग्लिश और हिंदी में हमने लिख दिया है। जैसे ये एरिया है, इससे कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है पास हो रही है, वो भी नॉर्मली, उसको जैसे इससे मान लो 3 पास हो रही है नॉर्मली, तो इसके जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो 3 होगा। अगर ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होती तो उतना ही, इतना जैसे 5 लाइनें पास होती तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स 5 होता। तो देखो, तो मैग्नेटिक जो फ्लक्स करता है वो डिपेंड किस किस पे डिपेंड करता है, एक तो बी पे, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड हम बाहर से प्रोवाइड करेंगे उतना ही उसका ज्यादा क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। ये एरिया को अगर हम बड़ा ले लेंगे तो ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होगी तो उसका फ्लक्स भी ज्यादा हो जाएगा। मतलब दूसरी बात किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पर। तीसरी बात देखो, थीटा जो एंगल है, मैं साइड में लिख देता हूं यहाँ पे, थीटा जो एंगल है, थीटा इज एंगल बिटवीन बी एंड ए। अब बताओ, थीटा अगर 0 डिग्री हो जाता, थीटा की वैल्यू 0 हो जाती इस तरह से, तो क्या होता, हम देखें तो ये इसी डायरेक्शन में चला जाता, एक तो ये हो जाता, दूसरा थीटा की वैल्यू 90 हो जाती। थीटा 90 मतलब कैसे, देखो ये अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये थीटा जो है वो बी और ए के बीच में एंगल है। तो जब थीटा की वैल्यू 0 हो, मतलब बी और ए एक ही लाइन में होगा, तो जो इसका फाई होगा वो मैक्सिमम होगा, ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होगी। इसका मतलब उस केस में जो फाई आता है वो मैक्स आता है। और जब 90 होता है तो इसका जो अंदर होगा, जैसे इसका मैं सेपरेट डायग्राम बनाऊं तो मैं अभी अगले उसमें बना देंगे कि थीटा 0 पर क्या होगा, थीटा 90 डिग्री पे क्या होगा। अभी समझ लेते हैं फॉर्मूले से, फिर मैं इसका सेपरेट डायग्राम बनाता हूँ। तो जब 90 डिग्री होता है तो मैं अभी बता भी दूंगा कैसे होता है। तो फाई की जो वैल्यू आती है वो मिनिमम आती है और वो 0 आती है। और ऐसा एक ही प्रॉपर्टी में होता है जब थीटा 0 पर मैक्सिमम है और 90 पर है, और वो होता है कॉस थीटा। इसलिए जो फाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है कॉस थीटा के। और हम तीनों को मिला दें, तो देखो तीनों को अगर हम मिला दें, एक बार जो यहाँ पर देख लेते हैं, बी का मान ज्यादा होगा तो फाई भी ज्यादा होगा, एरिया अगर ज्यादा होगा तो फाई भी ज्यादा होगा। और थीटा के केस में कैसे डिपेंड कर रहा है, थीटा देखो, थीटा तो 0 से 90 बढ़ रहा है, तो उस केस में क्या होता है, कॉस घट रहा होता है। और उस केस में अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखो इस केस में क्या होता है, इस केस में हम देखें तो थीटा की वैल्यू जब 0 से 90 की तरफ जाती है, 0 to 90, तो वो तो बढ़ रहा होता है। लेकिन उसी केस में कॉस थीटा जो है वो घट रहा होता है, क्योंकि कॉस 0 होता है 1 और कॉस 90 होता है 0। तो इस केस में कॉस घट गया, तो फाई भी क्या हो जाएगा, वहां पर घट जाएगा इस तरह से। ये देखो यहाँ पर, और इस तरह से डायरेक्टली ये प्रोपोर्शनल हो गया है। तो अगर हम आगे चलें तो इन तीनों को मिला देते हैं। तो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी ए कॉस थीटा। एक कांस्टेंट आएगा के और उसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा बी ए कॉस थीटा। फाई की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, बी ए कॉस थीटा।
और ऐसा किस में होता है, देखो बार बार आता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, जिसका फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। तो अगर ए बी कॉस थीटा लिखा है तो उसको डॉट प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। इसका मतलब जो फाई आया हमारे पास वो कितना आया, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो ये इस तरह से हमें याद भी रखना है कि जो फाई है वो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है। और एक डेफिनेशन यहाँ से तैयार हो जाती है हमारी। क्या डेफिनेशन तैयार होती है हमारे यहाँ से कि जो फाई है वो देखो किस किस का डॉट प्रोडक्ट है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का। तो इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो एक डेफिनेशन और लिखेंगे जो इस फॉर्मूले से रिलेटेड होगी, इसको चलो मिटा देते हैं और उस दूसरी डेफिनेशन लिखते हैं। तो पहली डेफिनेशन याद हो गई होगी, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द एरिया नॉर्मली इज नॉन मैग्नेटिक फ्लक्स। जितने नंबर्स में पास होगी वो उसका फ्लक्स भी होगा। देखो अब हम लिखते हैं दूसरी डेफिनेशन, जो ये सिंपल है, ये इसका किस किस का डॉट प्रोडक्ट है। तो लिखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। हिंदी में चुंबकीय क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल। क्षेत्रफल, चुंबकीय क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल क्या कहलाता है, चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। और इस तरह से ये डेफिनेशन कंप्लीट हो गई हमारी दूसरी वाली। तो पहली तो कौन सी है, पहली है हमारे पास कि कितने नंबर्स में मैग्नेटिक फील्ड लाइन उससे पास हो रही है नॉर्मली, वही उसका मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। अगर 3 हो रही है तो उसका फ्लक्स 3 होगा, 5 हो रही है तो उसका फ्लक्स 5 होगा। दूसरी है इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। दूसरी डेफिनेशन आ गई। देखो एक बात हमारी ये रह गई थी कि थीटा 0 और 90 का क्या केस है, तो इसको भी लिख लेते हैं एक बार, इसको मिटा देते हैं। देखो अगर मैं थीटा 0 का दो एरिया बना रहा हूं, मैंने ये एक तो ऐसे बनाया है सरफेस, और एक सरफेस हमने इस तरह से बना दिया, और मैग्नेटिक फील्ड हम कांस्टेंट दे देते हैं इसके अंदर। मैग्नेटिक फील्ड माना मैंने इस तरह से दे दिया है। तो अब हमें मैग्नेटिक फील्ड तो दे ही दिया हमने, बी वेक्टर जिसको बोल रहे हैं। अब एरिया वेक्टर निकालना है, और एरिया वेक्टर हमेशा याद रखना है हमें कि जैसे कि ये सरफेस है तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा हम कंसीडर किए नॉर्मली होता है और आउटवर्ड लिया जाता है। जैसे ये सरफेस की बात कर रहे हैं तो इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा, आउटवर्ड की तरफ। अगर ये सरफेस ऐसे हो जाती तो ये ऐसे हो जाता, अगर ये सरफेस ऐसे तो ऐसे, अगर ये सरफेस ऐसे तो ऐसे, और पीछे हो जाती तो पीछे। मतलब हम नॉर्मली लेंगे, एक तो 90 डिग्री के एंगल पे लेंगे और दूसरा आउटवर्ड लेंगे। तो जैसे देखो ये सरफेस दिख रही है, इसमें हम क्या कर देंगे, इस सरफेस से 90 डिग्री के एंगल पर एरिया वेक्टर दिखा देंगे, 90 हो गया। इसका आउटवर्ड लेना है और नॉर्मल लेना है तो ये 90 डिग्री हो गया। तो देखो बी और ए के बीच में यहाँ पर कितना एंगल बन गया है, थीटा की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री दिख रही है। और यहाँ देखें अगर हम बी किधर है, बी भी इधर ही है भाई, बी भी तो इसमें ही है। थीटा किस किस के बीच में एंगल होता है, हमने पढ़ा था थीटा इज ए एंगल बिटवीन बी एंड ए। तो देखो बी भी हमारा इधर है, एरिया वेक्टर भी उधर ही है, तो बी और ए दोनों सेम है, इसका मतलब थीटा यहाँ कितना है, 0। तो आप खुद देखें कि यहां से कितनी पास हो रही है लाइन, 2, इस वाले सरफेस एरिया से। अगर हम देखें तो इस वाली लाइन की अगर हम बात कर लें तो इस वाले से कितनी पास हो रही है, 2 मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है। और इस वाले सरफेस एरिया से कितनी पास हो रही है, ओनली 1। मतलब इसका फ्लक्स होगा 1 और इसका फ्लक्स होगा 2। तो देखो हमने ये भी बोला था जो पहली डेफिनेशन थी हमारी कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द एरिया नॉर्मली इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ से 2 लाइन पास हुई तो इसका फ्लक्स 2, यहाँ पर 1 लाइन पास हुई तो इसका फ्लक्स 1। दूसरी बात हमने देखा थीटा बराबर जब 0 है तब फाई ज्यादा आ रहा है, और थीटा 90 पर जो फाई है वो कम आ रहा है। तो हमने वही लिखा था कि थीटा 0 पर फाई मैक्सिमम आएगा और 90 डिग्री पर मिनिमम आएगा। इस तरह से हमने पूरी डेफिनेशंस को कवर किए। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा रह रहा था जो हमने डायग्राम के थ्रू समझ लिया पूरा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है एक बार दोबारा समझेंगे दोनों डेफिनेशंस को। टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द एरिया नॉर्मली इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। किसी क्षेत्र से लंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। दूसरी डेफिनेशन हमने इससे बनाई थी, और ये डेफिनेशन क्या है,
इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। हिंदी में बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। तीसरी बात हमने देखी थी कि ये 90 और इसमें क्या होता है, तो हमने पूरा कंप्लीट इसको कर लिया है। अगर इसमें n टर्न्स हो जाते तो देखो इसको कुछ नहीं करते, अगर n टर्न्स होने के बाद क्या करते, इसको n से गुणा कर देते। जैसे मैं बोलूँ कि इसमें n टर्न्स है, इसमें n टर्न्स का मतलब है इस पे जो है हमने जो तार या कोई भी वायर है वो लपेट दिया n बार, इस तरह से n बार लपेट दिया। तो क्या करना है हमको, एक सर अगर एक बार टर्न होता तो ये होता, तो n टर्न्स के लिए क्या कर देंगे, इसको n से गुणा कर देंगे, मतलब ये हो जाएगा n और b वेक्टर डॉट a वेक्टर, जिसको बाद में हम लिख देंगे n ba cos थीटा। इसमें भी वही हो जाएगा। तो ये समझ आ गया होगा भाई कि ये चीज़ क्या होती है। इसके बारे में हम और बात करते हैं, जो हमारी डेफिनेशन हो गई है, थोड़ी सी हम यूनिट और डायमेंशंस वगैरह की बात भी करते हैं क्योंकि ये पूछा जाएगा। देखो अगर हम इसकी यूनिट्स की बात कर लें तो देखो यूनिट पे फोकस करते हैं, तो फाई का फॉर्मूला क्या है, पी ए कॉस थीटा, हमने यही पढ़ा था। और पिछली यूनिट में हमने पढ़ा है बी की जो यूनिट होती है वो होती है टेस्ला, क्या होती है, टेस्ला, और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। याद रखनी है हमको, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, और टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर को ही हम बोलते हैं वेबर, क्या बोलते हैं, वेबर। तो फाई की दो यूनिट हो गई हमारे पास, एक तो टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर और एक बराबर कितना, वेबर। मतलब हम बोले कि अगर पूछा जाए इन दोनों को मिलाकर तो एक वेबर बराबर कितना होता है, 1 टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। दोनों ही किसकी यूनिट है, फाई की, एक तो यूनिट हो गई है। अब हम बात करते हैं इसकी डायमेंशंस की। देखो डायमेंशंस में कुछ नहीं है, हमें बी का पता चल जाए तो डायमेंशन निकालना बड़ा इजी है। बट अब हमें बी के लिए क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला ढूंढना पड़ेगा जो हमने पिछली यूनिट में पढ़ा है, क्यू बी बी साइन थीटा। तो हमें बी चाहिए, तो एफ बटा क्यू बी साइन थीटा, बी को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ हमने कर लिया है। अब देखो इसकी यूनिट हम यहाँ से लिख लेते हैं, एक तो हो गई है न्यूटन, इसकी क्या होगा, अच्छा यूनिट थोड़ी लिख रहे हैं हम तो लिख रहे हैं इसकी डायमेंशन। तो डायमेंशन लिखना तो बड़ा इजी है। देखो मैं पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं, हम फोर्स की सीधी सीधी याद कर लेते हैं, हम याद हो जाती है, करना क्या, m1 l1 t-2, क्योंकि इतनी बार निकाल चुके हैं तो सीधा रख देते हैं a1 t1, और b तो मीटर पर सेकंड होता है, मतलब l1 t-1, और थीटा की कुछ होती नहीं है इसलिए ये आ गया। इसको पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो जो b की बीमा आएगी, देखो यहाँ से हमने दो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, एक तो b की बीमा निकाल लिया और इसके थ्रू फाई की निकाल लेंगे। तो देखें अगर हम देखें L1 तो ये तो खत्म हो गया, तो M1 L0, t-1 और t+1 का ये भी खत्म हो गया, ऊपर ही बचा बस t-2, और a प्लस का 1 ऊपर जाएगा तो माइनस का 1, ये b की बीमा आ गई हमारे पास। अब लेकिन हमें b की नहीं चाहिए थी, हमें चाहिए थी फाई की। तो हम क्या करेंगे, फाई की बीमा निकालने के लिए, फाई की निकालनी है तो पहले इसकी जगह ये रख देंगे M1 L0 t-2 a-1, और एरिया की तो हमें सबको पता है L2 होती, थीटा की कुछ होती नहीं है। तो जो फाई की बीमा निकल कर आई हमारे पास वो आई M1 L2 t-2 a-1, ये हमारे पास फाई की बीमा कंप्लीट आ चुकी है। तो M1 L2 t-2 a-1 ये फाई की बीमा है, ये बी की बीमा है, ये हो गया। दूसरी बात, एक देखो यूनिट हमने लिख दी है, डायमेंशन हमने लिख दी है, डेफिनेशन हमने लिख दी है, एक ये कौन सी क्वांटिटी है, क्योंकि देखो फाई में क्या आता है, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट से हमेशा कौन सी क्वांटिटी मिलती है, स्केलर क्वांटिटी, मतलब अदिश राशि, इसलिए ये कौन सी राशि है, फाई हमेशा याद रखना है अदिश राशि होती है। इस तरह से हमने मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पूरा पढ़ लिया है। एक चीज और याद रखनी है, एक पॉइंट और हमारा रह गया है, जैसे कोई सरफेस है ये, और इसमें मान लो कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइनें, तो जो इनवर्ड फ्लक्स होगा वो हमेशा याद रखना नेगेटिव होगा, और जो आउटवर्ड फ्लक्स होगा वो पॉजिटिव होगा। उसका रीजन हम पिछली क्लास में पिछली यूनिटों में पढ़ चुके हैं, यहाँ 90 से कम एंगल बनता है और यहाँ 90 से ज़्यादा एंगल बनता है, क्योंकि इसमें कॉस आ रहा है, और कॉस 90 से जो ऊपर वाली वैल्यू है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होने के कारण माइनस हो जाएगी, इसलिए इनवर्ड फ्लक्स हमेशा माइनस और आउटवर्ड फ्लक्स हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स भी पूरी तरह से खत्म होता है।
तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, देखो एक बार रिपीट करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन हमने पढ़ ली है। टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द एरिया नॉर्मली इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। किसी क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। खत्म। इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। चुंबकीय क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल क्या कहलाता है, चुंबकीय फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है। इसकी जो यूनिट्स होती है वो होती है हमारे पास टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर या वेबर। इसकी जो डायमेंशन होती है वो याद रखो, वर्क की भी सब लगभग सेम होती है, बस उसमें a माइनस वन आ जाता है। वर्क की क्या होती है m1 L2 T-2 a माइनस वन एक्स्ट्रा आ जाता है, तो उससे भी याद रख सकते हैं उसको। बी हमारे पास हो गया। इनवर्ड फ्लक्स हमेशा नेगेटिव होता है, आउटवर्ड फ्लक्स हमेशा पॉजिटिव होता है। और ये हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। तो यहाँ हमारी यूनिट स्टार्ट हो गई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसका नाम है। दो इसमें हमने इंट्रोडक्शंस पढ़ लिए हैं और मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा हो गया। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे फैराडे और हेनरी के एक्सपेरिमेंट। थैंक यू। वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें ताकि हमारा मोटिवेशन कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे। थैंक यू।